आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। हम लोग प्रश्नों को लगा रहे हैं नई वाली NCERT बुक के हिसाब से, जो 2026-27 की बुक है। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न के सभी पार्ट और दूसरा प्रश्न पिछले क्लास में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज के क्लास में 3.2 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करना है। आपने एक चीज क्लियर किया होगा कि 3.2 के पहले में 5 प्रश्न थे। उन 5 प्रश्नों में आपको समीकरण बना के दिया गया था। आपको समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना था। दूसरे सवाल में भी आपको समीकरण दिया गया था, वहां आपको x y का मान रख के यम का मान निकालना था। लेकिन ये जो तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको समीकरण नहीं दिया गया है। मतलब समीकरण आपको स्वयं बनाना है। और समीकरण कैसे बनाना है? प्रश्न को पढ़कर बनाना है। तो एक बार ध्यान से सब लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो हमें समीकरण बनाना है, फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब ध्यान दीजिए, तो तीसरे में कई प्रश्न हैं, तीसरे प्रश्न में कई पार्ट हैं। तो तीसरे प्रश्न का ये पहला पार्ट है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें संख्याओं को ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्या आपको वो दोनों संख्याएं पता हैं? नहीं पता है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बस आपको इतना पता है कि 3 गुनी है। क्या आपको उन संख्याओं का एक्चुअल मान पता है? नहीं। तो मैथ में जो चीज नहीं मालूम होती है, जो चीज नहीं पता होती है, उसे ही तो x या y मानते हैं। मैथ में जो चीज नहीं पता होती है, उसे ही तो x और y मानते हैं। तो इस प्रश्न में हमें दोनों संख्याएं नहीं पता हैं, तो पहली संख्या को हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y मान लेंगे। ऐसे सवालों को हल करना है तो बस मेरी एक बात माइंड में याद रखिएगा कि जो चीज नहीं पता होती है, उसे ही x या y माना जाता है। तो हमें दोनों संख्याएं नहीं पता है, तो इन्हें हम x या y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना। पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा है, वैसे वैसे आपको
करते जाना है, समीकरण अपने आप बन जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न में कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या हमने x माना है, दूसरी संख्या हमने y माना है। दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, माइनस। दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाना। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बराबर 26। अब हमने हिंदी को पढ़ करके मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में लिख दिया, और अगर आप चाहेंगे तो इस इक्वेशन से हिंदी भी लिख सकते हैं। कैसे? दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यही बात तो लिखी हुई है। तो समीकरण 1 हमारा बन चुका है। मैथ एक बहुत प्यारी चीज है। अगर आप मैथ को कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझेंगे तो मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या x, दूसरी संख्या y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहले वाले को 3 गुना कह रहा है। तो समीकरण को बैलेंस करने का नियम होता है, जिसको अधिक कहता है उसके अपोजिट साइड में उतना अधिक कर देते हैं। जिसको जितना गुना कहता है उसके अपोजिट साइड में उतना गुना कर देते हैं। जैसे राम और श्याम दो लोग हैं, अगर राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुना है, मतलब राम को अगर 2 गुना कहा जा रहा है, अगर हम उसके अपोजिट साइड में श्याम को 2 गुना कर देते हैं तो समीकरण बराबर हो जाएगा। जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसके पास 2 सिक्के हैं और इस व्यक्ति के पास 1 सिक्का है। ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने कहा, इस व्यक्ति को हम मान लेते हैं राम, इसको मान लेते हैं श्याम। तो राम ने श्याम से कहा कि मेरे पास तुमसे 1 सिक्का अधिक है, इसके पास 1 सिक्का अधिक है। अगर हम इसके अपोजिट साइड में 1 सिक्का अधिक कर देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा। मतलब समीकरण का नियम है, जिसको अधिक कहता है अगर उसके अपोजिट साइड में उतना अधिक कर दिया जाए या उतना गुना कर दिया जाए तो समीकरण बराबर हो जाता है। तो चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहले वाले को 3 गुना कह रहा है, अगर हम इसके अपोजिट वाले को 3 गुना कर देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 3 गुणे y 3y, x बराबर के उधर प्लस 3y, इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। अब बराबर में कुछ बचा नहीं, बचा मतलब 0 है। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो 2 समीकरण बन चुके हैं। अब हम लोग आसानी से प्रतिस्थापन विधि लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब 2 समीकरण बन चुके हैं, आइए इसको हम लोग सॉल्व
करते हैं। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26 और समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसे हम लोग हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि कहती है कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखा जाता है। तो चलिए समीकरण 1 से मान निकालते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। यहां से आप x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर 26 बराबर के इधर माइनस वाई, उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा। अब x का मान आपने कहां से निकाला है? समीकरण 1 से निकाला है, तो समीकरण 2 में इसे रखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का नियम है किसी एक समीकरण से मान निकालकर अगले समीकरण में रखा जाता है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x माइनस 3y बराबर 0। x की जगह क्या रखना है? 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई। हमने x का मान रख दिया, माइनस 3y लिखा है, हमने लिख दिया, बराबर 0 लिखा है, ये भी हमने लिख दिया। समीकरण 2 में हमने कुछ नहीं किया है, बस इतना किया है कि समीकरण 2 में x के जगह 26 प्लस वाई लिख दिया है, बाकी सेम टू सेम चल रहा है। तो 26 माइनस 3y में से 1y जाएगा, y के गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब उसके गुणांक में 1 है। 3 में से 3y में से 1y जाएगा, तो 2y बचेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि 3y बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, बराबर 0। माइनस 2y बराबर 0, बराबर के इधर प्लस में 26 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 26 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस 2y बराबर 0 में से 26 जाएगा, माइनस 26 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, ये 2 इसमें गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो डायरेक्ट हम काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। y का मान 13 आ चुका है, y का मान 13 आ चुका है। नीचे जगह कम है तो मैं इसे इस तरफ सॉल्व कर देता हूं। y का मान, अब आपने y का मान निकाल लिया है तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। y का मान हमने y का मान 13 निकाला है, तो x माइनस y के जगह कितना रखेंगे? 13,
बराबर 26, x बराबर 26, बराबर के इधर -13 है तो उधर जाके +13 हो जाएगा। x बराबर 26 + 13 39 होता है। मतलब x का मान 39 आ चुका है और y का मान 13 आ चुका है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। प्रश्न में क्या कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इन दोनों संख्याओं को घटाइए, देखिए 26 आ जाएगा, 39 में से 13 जाएगा, 26 बचेगा। मतलब पहली कंडीशन सही है। प्रश्न में आगे क्या कहा था, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसमें 3 गुना करेंगे तो 13 तिया 39 आपको मिल जाएगा। मतलब हमारे प्रश्न के सभी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, x का मान 39 और y का मान 13। प्रश्नावली 3.2 के तीसरे का ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या आपको बड़ा कोण पता है? नहीं। क्या आपको छोटा कोण पता है? नहीं। तो जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो x या y माना जाता है। तो लिखेंगे, माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। अब यहां क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लगा है, अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। प्रश्न में कहा है दो संपूरक कोणों में, तो पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है। तो आप पिछली क्लासेज में पढ़े हैं कि संपूरक कोण क्या है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। एक होता है पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पे संपूरक कोण की बात चल रही है, मतलब कि दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होगा। तो आप ये लिख सकते हैं
कि जब दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। मतलब कि जब दो एंगल 180 अंश के बराबर होंगे तो उसे संपूरक कोण कहा जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न में कहा है दो संपूरक कोणों, तो प्रश्न को पढ़कर ही आपको समझना होगा कि अगर संपूरक कोणों की बात कर रहा है तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा, योग मतलब जोड़, ये 180 अंश के बराबर होगा। ये बन गया समीकरण नंबर 1। मतलब प्रश्न को देखते ही आपको समझ जाना होगा कि अगर प्रश्न में दो संपूरक कोणों की बात किया है तो ये कन्फर्म है कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो बड़े कोण को हमने x माना और छोटे कोण को हमने y माना, तो इनका योग कितने के बराबर है? 180 अंश के बराबर है। ये बात क्या क्लियर हो चुकी है? देख लीजिए, दो संपूरक कोणों में मतलब दो संपूरक कोण हमने बना लिया। पहला कोण x, दूसरा कोण y, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है? x है। छोटा कोण क्या है? y है। बड़ा कोण x है और छोटा कोण को हमने y माना है। अब प्रश्न को पढ़िए। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब इसको x को 18 डिग्री अधिक कह रहा है। अगर हम इसके अपोजिट साइड में 18 डिग्री अधिक कर देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा। और हमें यहाँ पर समीकरण ही तो बैलेंस करना है ताकि दो समीकरण बन सके। तो x बराबर के उधर प्लस y, इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, बराबर 18। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब हमें इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर अगले समीकरण में रखा जाता है। तो समीकरण 1 से चलिए मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। और अब यहां से हमें x या y का मान निकालना है। तो चलिए, x बराबर 180
बराबर के इधर प्लस वाई है, उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर 180 माइनस वाई। अब यहां से हमें यक्स का मान, तो पहले आप ये बताइए यक्स का मान हमने कहां से निकाला है? समीकरण 1 से। तो अब अगले समीकरण में रखेंगे, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 18, यही तो है समीकरण 2। तो यहां से x का मान रखिए 180 माइनस वाई, x के जगह 180 माइनस वाई बराबर 18। क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं बगल में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो 180 माइनस वाई बराबर 18 है। 180 माइनस वाई बराबर 18। अब ध्यान दीजिए, मैं पूरा समीकरण ही लिख देता हूँ, यहाँ नीचे पेरेज कर देता हूँ। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। यहां से x का मान रखना है। x का मान हमने कितना निकाला है? x का मान हमने 180 माइनस वाई निकाला है। तो जहां x लिखा है वहां पर 180 माइनस वाई हो जाएगा। तो x की जगह क्या हो जाएगा? 180 माइनस वाई। आगे क्या लिखा है? माइनस वाई बराबर 18। हमने x का मान रखा है, बस इतना ही हमने किया है कि समीकरण 2 में x का मान रख दिया है। x का मान कितना है? 180 माइनस वाई, माइनस वाई सेम टू सेम लिख दिए, बराबर 18 सेम टू सेम लिख दिए। 180 माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि इसके गुणांक में भी 1 है, इसके गुणांक में भी 1 है, तो -1 और -1 -2 होता है, बराबर 18। तो -2y बराबर 18, बराबर के इधर प्लस में 180 है, उधर जाएगा तो माइनस में 180 हो जाएगा। -2y बराबर 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये 7 हो गया। 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, और ये 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, 180 बड़ा है तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो चिन्ह बड़े वाले का ही लगता है। मतलब 180 बड़ा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। या फिर आप दैनिक जीवन में समझ लीजिए, कोई 180 रुपए कर्ज लिया था, 18 रुपए दे दिया, तो अभी भी वो 162 रुपए कर्ज में है। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 162, 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा, तो y बराबर 2 8 16, 2 एकम 2। तो फाइनली x का मान कितना आया आपका? अभी x का मान हमें निकालना होगा, अभी तो y का मान निकला है। तो जब y का मान निकल गया तो x का मान कैसे निकलेगा? y का मान दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान
आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान ये y का मान रखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? ये है x प्लस वाई बराबर 180। अब ध्यान दीजिए, x प्लस y की वैल्यू कितना है? 81 है, बराबर 180। तो x बराबर 180 बराबर के इधर प्लस 81 उधर जाकर माइनस 81 हो जाएगा। x बराबर 10 में से 1 गया 9, फिर ये 7 हो जाएगा, 17 में से 8 गया तो 9, और ये 1 है हासिल दिया तो 0 हो गया। मतलब x का मान 99 डिग्री आया और y का मान 81 डिग्री आया। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। क्वेश्चन में कहा है दो संपूरक कोणों में, तो पहले चेक करेंगे कि क्या जो दोनों कोण आए हैं इनको जोड़ने पर 180 डिग्री मिल रहा है, ये संपूरक कोण हैं। तो 99 और 81 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब पहली जो क्वेश्चन की शर्त है ये तो पूरी हो चुकी है। दूसरी शर्त पे आते हैं, उनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब 81 से 18 डिग्री अधिक होना चाहिए बड़ा कोण। तो अगर आप 81 में 18 जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। मतलब ये बात भी सही है कि जो 99 है वो 81 से 18 डिग्री अधिक है। तो क्वेश्चन की दोनों शर्तों को हमारा आंसर संतुष्ट कर रहा है, इसे आप नोट कर लीजिए। लिखे हैं x बराबर y प्लस 18 तो पे 180 होती है। लिखाओ तेरे प्रश्न का तीसरा पार्ट है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्या हमें एक बल्ले का मूल्य पता है? नहीं पता है। क्या हमें एक गेंद का मूल्य पता है? नहीं पता है। तो जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो x या y माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले मानेंगे, माना
एक बल्ले का मूल्य बराबर यक्स तथा एक गेंद का मूल्य बराबर वाई। तो अब प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए। प्रश्न में कहा क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। अगर एक बल्ले की कीमत यक्स है तो 7 बल्ले की कीमत 7 यक्स हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक टॉफी 1 रुपए में मिल रही है तो 7 टॉफी कितने रुपए में मिलेगी? 7 रुपए में मिलेगी। कैसे पता चला? आपने देखा कि एक टॉफी का मूल्य 1 रुपया है तो 7 टॉफी खरीदना है तो इसमें भी आपने 7 से गुणा कर दिया और इसमें भी आपने 7 से गुणा कर दिया तो 7 टॉफी का मूल्य 7 रुपए आ चुका है। वैसे ही आपने देखा कि एक बल्ले की कीमत तो हमने यक्स माना है तो 7 बल्ले की कीमत कितना होगी? हमने एक बल्ले की कीमत यक्स माना है। हमें कितने बल्ले की कीमत चाहिए? 7 बल्ले की कीमत चाहिए तो इसमें भी 7 से गुणा और इसमें भी 7 से गुणा तो 7 बल्ले की कीमत 7 यक्स हो जाएगी। यही तो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। तो प्रश्नानुसार 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत यक्स है तो 7 बल्ले की कीमत 7 यक्स। 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंद को 3800 में खरीद रहा है, मतलब कि दोनों को मिला करके उसने 3800 रुपए दिया। 7 बल्ले और 6 गेंद दोनों के मूल्य को मिलाया गया है तब तो उसने 3800 रुपए दिए हैं। तो जहां मिलाने की बात होती है वहां जोड़ का चिन्ह लगता है कि 7 बल्ले और 6 गेंद की कुल कीमत कितने हैं? 3800 रुपए। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा। अब फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे। प्रश्न में आगे कहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, एक बल्ले की कीमत यक्स है तो 3 बल्ले की कीमत 3 यक्स हो जाएगी। 3 बल्ले तथा मतलब जोड़, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। 3 बल्ले और 5 गेंद अगर 1750 रुपए में खरीद रहा है तो मतलब कि 3 बल्ले और 5 गेंदों को मिलाकर उसने 1750 रुपए दिए। जहां मिलाने की बात आएगी वहां जोड़ का चिन्ह लगेगा और दोनों को मिलाकर कुल 1750 रुपए दिया है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण आपको दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि यही कहती है किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर
अगले समीकरण में रखा जाता है। मतलब दोनों में से किसी भी समीकरण से आप x या y का मान निकालकर अगले समीकरण में रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग समीकरण 1 से ही निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 7x + 6y बराबर 3800। 7x + 6y बराबर 3800। ये हो गया। मैं समीकरण को एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन में कहा था 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत x है तो 7 बल्ले की कीमत 7x हो जाएगी, तथा 6 गेंदें, एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंद की कीमत 6y हो जाएगी। इन दोनों को मिलाकर 3800 रुपए दिए गए हैं। आगे प्रश्न में कहा है 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपए है। एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x, तथा 5 गेंदें, एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंद का मूल्य 5y, इनको मिलाकर 1750 रुपए दिया जा रहा है। तो समीकरण 1 से मान निकालते हैं। यहां से चलिए x का मान निकालते हैं। तो x बराबर 3800 बराबर के इधर +6y, उधर जाके -6y, बराबर के इधर जो 7 है इसमें गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो ये भाग करेगा। x का मान निकल चुका है। चलिए अब x का मान रख देते हैं। तो x का मान आपने कहां से निकाला है? समीकरण 1 से। तो अगले समीकरण में रखेंगे, मतलब समीकरण 2 में लिखेंगे। अगर आपने x या y का मान समीकरण 2 से निकाला होता तो उसे अगले समीकरण में रखते, मतलब समीकरण 1 में रख देते। चलिए ये हो गया। अब समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 3x + 5y बराबर 1750। ठीक है। हमें क्या करना है? केवल x का मान समीकरण 2 में रख देना है, बस इतना ही करना है। 3 जहां x लिखा है वहां पर कितना लिख देना है? x का मान। तो x के जगह ये लिख देंगे 3800 - 6y बटे 7। चूंकि x के मान में 1 से अधिक पद हैं इसलिए कोष्टक लगा के लिखेंगे ताकि प्रत्येक पद में गुणा हो सके। क्योंकि एक बार 3 का गुणा 3800 में होगा और एक बार 3 का गुणा 6 में भी होगा। तो x का मान क्या है? 3800 - 6y अपान 7 प्लस, अब इसको नोट कर लेंगे सेम टू सेम, 5y बराबर 1750। तो अब ध्यान दीजिए 3 का गुणा करेंगे 3800 में। तो 3 का गुणा 3800 में कीजिए। 3 0 0 3 0 0, 3 बटे 24 को 4 हासिल लगा 2, 3 3 के 9 2 11, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 11,400 आ चुका है। माइनस 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 6 का 18y, अपान में क्या है? 7 है,
प्लस 5y बराबर 1750। अब इसके बटे में 1 मानेंगे और एलसीएम निकालेंगे, तो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं बगल में सॉल्व, तो नीचे जगह कम है तो मैं पहले इस चीज को यहां लिख देता हूं। यहां पे क्या आया था, 11,400 माइनस 18y अपान 7 प्लस में 5y बराबर 1750। यही तो यहां आया था। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यह पता है कि यहां से दोनों चर y में हैं तो यहां से y का मान निकल जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं दिया है तो बटे में 1 मान लीजिए। अब तो ये भिन्न का जोड़ बन गया, तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 7। 7 का 7 में भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी तो 1 से गुणा करेंगे इस पूरी संख्या में। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 11,400 माइनस 18y हो जाएगा। यहां पे प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 से भाग करेंगे 7 में, 7 बार भाग जाएगी तो 7 से गुणा करेंगे 5 में, 7 पचे 35y बराबर 1750। 11,400 माइनस, अब 35 में से 18 घटाइए, 35 में से आप 18 घटा लीजिए, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो 17y। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने की बात यह है कि बहुत से लोग यहाँ गलती करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। नहीं, आपने 35 में से 18 घटाया तो 35 बड़ा है, 35 के आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि हमेशा बड़े वाले का चिन्ह लगता है। इसे सिंपल भाषा में देखें तो 35 में से 18 घटाएंगे तो प्लस का 17 आएगा बराबर, ये 7 यहाँ भाग कर रहा है तो उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 1750 गुणे 7 हो जाएगा। 17y बराबर 17y बराबर, इसका इसमें गुणा कीजिए, 7 0 0, फिर 7 पचे 35 को 5 3 हासिल लगा, 7 3 के 21 3 24, 7 1 कम 7 2 9 बराबर के इधर प्लस में 11,400 है, उधर जाएगा तो माइनस में 11,400 हो जाएगा। एक बार गुणा मैं फिर से करके चेक कर लेता हूँ। 7 0 0, 7 पचे 35 को 5 हासिल लगा 3, 7 सते 49, 7 सते 49 3, ये हो जाएगा 52, हासिल लगा 5, 7 1 कम 7 5 12, 12,250 आएगा। y बराबर, अब इतने में से इसको घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 850। 17 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर आकर भाग करेगा, y बराबर 17 एकम 17, 17 पचे 85, 5 और 0, तो y का मान 50 आ चुका है।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर y का मान आपने 50 निकाल लिया, तो हमें गेंद की कीमत मालूम चल गई कि भाई एक गेंद जो है वो आपकी 50 रुपए की है। अब बल्ले की कीमत कैसे निकालेंगे? तो y का मान रख देंगे किसी एक समीकरण में, y का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, क्योंकि y का मान जो है ये एक कांस्टेंट है, तो आप इसे दोनों में से किसी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है? 7x + 6y बराबर 3800। 7x + 6 गुणे y का मान 50 बराबर 3800। तो x बराबर क्या हो जाएगा? मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। 7x + 50 छक 300 बराबर 3800। तो x बराबर 3800, बराबर के इधर +300 उधर जाएगा तो -300 हो जाएगा। बराबर के इधर 7 इसमें गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो ये भाग जाएगा। तो x बराबर 3800 में से 300 घटाएंगे 3500 आएगा, बटे में 7। x बराबर 7 × 7, 7 × 5 = 35, डबल 0। x का मान 500। तो फाइनली आपने x का मान 500 निकाल लिया और आपने y का मान जो है वो 50 निकाल लिया। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक बार उत्तर की जांच भी करके देख लेते हैं। यहाँ समीकरण में मान रखिए, बल्ले का मूल्य 500 है, तो 500 × 7 करेंगे 3500 हो जाएगा। गेंद का मूल्य 50 है, तो 50 छक 300, 3500 + 300 3800 होगा। इधर भी 3800, इधर भी 3800, मतलब समीकरण बराबर है। समीकरण 2 में रख लीजिए, बल्ले का मूल्य x का मान 500, तो 500 तिहाई 1500 प्लस गेंद का मूल्य 50, तो 50 50 पचे 250, 1500 और 250 को जोड़ेंगे 1750 मिल जाएगा। दोनों पक्ष बराबर हैं, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 3.2 के तीसरे का ये चौथा प्रश्न है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है।
10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है? कहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर किराया लिया जाता है। मतलब कि नियत भाड़ा तो फिक्स है, उस नियत भाड़ा के अलावा आप जितना एक्स्ट्रा चलेंगे उसका भाड़ा अलग से लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये चिरैयाकूट है, चिरैयाकूट, यहां से जो वाराणसी है, चिरैयाकूट से वाराणसी तक का मान लीजिए कि जो फिक्स भाड़ा है वो 100 रुपये है। मान लीजिए कि चिरैयाकूट से वाराणसी तक का जो भाड़ा देना होता है वो 100 रुपये है। तो ये नियत भाड़ा है, ये लोगों ने फिक्स कर दिया कि इतना आपको देना होगा। अब अगर आप वाराणसी से भी आगे जाना चाहते हैं, थोड़ा उसके 10 किलोमीटर अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको 10 किलोमीटर का भाड़ा अलग से देना होगा। अब वहाँ का जो ड्राइवर होगा वो 1 किलोमीटर का कितना रुपए ले रहा है ये उसके पे डिपेंडेंट करेगा। तो क्या हमें प्रश्न में नियत भाड़ा पता है? नहीं पता है। साफ साफ कहा है क्वेश्चन में कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा हमें नहीं पता है, तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा x है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, क्या हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना देना है? नहीं। तो जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो x या y माना जाता है। तो यहां लिखेंगे तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। अब हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित करते हैं मतलब इंक्लूड करते हैं। तो जब नियत भाड़े में अतिरिक्त भाड़े को सम्मिलित करेंगे तो वो भाड़ा आपस में जुड़ेगा, क्योंकि जब एक चीज में कोई दूसरी चीज सम्मिलित की जाती है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो कह रहा है नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा क्या है? x। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए दे रहा है। तो सिर्फ 10 किलोमीटर का 105 रुपए नहीं दे रहा है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत भाड़ा तो ये तय किया है, चिरैयाकूट से वाराणसी तक गया होगा, उसके बाद 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। तो नियत भाड़ा
और अतिरिक्त भाड़ा दोनों को मिलाकर 105 रुपए दे रहा है। क्योंकि प्रश्न के ऊपरी लाइन में कह दिया है नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। तो नियत भाड़ा ये और अतिरिक्त दूरी के लिए 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? 10y हो जाएगा। और नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा को सम्मिलित किया जाता है, तो कुल मिला के वो 105 रुपए दे रहा है। कैसे मालूम चला? नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा को सम्मिलित करना है, तो नियत भाड़ा हमने लिख लिया और चली गई दूरी पर भाड़ा हमने लिख लिया, दोनों को सम्मिलित कर लिया, 105 रुपए दिया है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 बन चुका है। आगे प्रश्न में कहिए तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 15 किलोमीटर का 155 रुपए है, तो यहीं से डायरेक्ट 1 किलोमीटर का निकाल लें, 155/15। ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि प्रश्न के ऊपरी लाइन में कह दिया है कि नियत भाड़ा भी क्या है, इसमें सम्मिलित है। ये 155 रुपए जो दे रहा है ये सिर्फ 15 किलोमीटर का नहीं दे रहा है, ये नियत भाड़े को भी मिला के दे रहा है। ये बात शुरू में ही प्रश्न में कह दिया कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा क्या है? यक्स। अतिरिक्त कितना दूरी तय किया है? 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का वाई भाड़ा है, तो 15 किलोमीटर का 15y। इन दोनों को सम्मिलित करने पर, मिलाने पर वो 155 रुपए दे रहा है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपके पास 2 समीकरण बन चुके हैं, तो आप बहुत आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए प्रतिस्थापन विधि से इसे हम लोग हल करते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? ये है यक्स प्लस 10y बराबर 105। यहां से यक्स का मान निकाल लीजिए। x बराबर 105 बराबर के उधर जाके माइनस 10y हो जाएगा। ठीक है। अब इस x के मान को आपने कहां से निकाला है? समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 में इसको रखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का नियम है शुरुआत में जब मान निकालते हैं तो जिस समीकरण से मान निकालते हैं उस समीकरण में नहीं रखते हैं। क्योंकि अभी ये जो यक्स का मान है ये चर से स्वतंत्र नहीं है, इसमें चर लगा हुआ है। ठीक है। तो लिखेंगे x का मान, या मैं इसे बगल में सॉल्व कर देता हूं, नीचे स्पेस कम है। तो x का मान हमने क्या निकाला? 105 माइनस 10y। अब लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? ये है यक्स प्लस 15y बराबर 155। अब ध्यान दीजिएगा,
यक्स के जगह हमें क्या रखना है? 105 माइनस 10y रखना है। तो जहां यक्स लिखा है वहां लिखेंगे 105 माइनस 10y। अब चूंकि यक्स के गुणांक में कुछ है नहीं, अगर यक्स के गुणांक में कुछ होता तो इसमें गुणा करता, तो यहाँ कोष्टक लगाना जरूरी हो जाता। अभी आप कोष्टक लगा भी सकते हैं और कोष्टक नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ यक्स में गुणा करने वाला कुछ नहीं है। प्लस 15y बराबर 155। तो ध्यान दीजिएगा 105, 15 में से 10 जाएगा, 5y बचेगा। चूंकि 15 बड़ा है और 15 के आगे प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ भी प्लस लगेगा, बराबर 155। तो यहाँ से 5y बराबर क्या हो जाएगा? 155 बराबर के इधर प्लस 105, उधर जाएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। y बराबर 5 में से 5 गया 0, ये 5 में से 0 गया 5 और ये 1 में से 1 गया, खत्म। 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। 5 एकम 5, 5 दहा 50। y का मान 10 आ चुका है। अब y का मान अगर आप दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो आपका यक्स का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। x प्लस 10 इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह। y का मान कितना आया है? y का मान 10 है, तो y के जगह 10 रख देंगे, बराबर 105। तो x प्लस 10 दहमा 100 बराबर 105। x बराबर 100, ये 105 है, बराबर के इधर प्लस में 100, उधर जाएगा तो माइनस में 100, x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। अब यहाँ बगल में सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, फाइनली हमें यक्स का मान कितना मिला? 5 और y का मान कितना मिला? 10। अब क्वेश्चन में आगे पढ़िए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तो कर रहा है, लेकिन प्रश्न के शुरुआत में ही कह दिया है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लिया जाएगा। तो व्यक्ति ने नियत भाड़ा तो तय किया ही होगा, तो नियत भाड़ा हमने क्या माना है? यक्स माना। इस व्यक्ति ने नियत भाड़ा तय किया और उसके अलावा 25 किलोमीटर अलग से दूरी तय किया है। 25 किलोमीटर दूरी अलग से तय किया है। तो अगर 1 किलोमीटर को हमने y माना है, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25y। यक्स प्लस 25y, मतलब नियत भाड़ा तो उसने तय किया है और साथ में 25 किलोमीटर अलग से दूरी तय किया है। तो 1 किलोमीटर की दूरी हमने y माना है, तो 25 किलोमीटर की दूरी 25y हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा।
तो वो सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी नहीं तय कर रहा है, नियत दूरी तय किया है, उसके बाद 25 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ये बात हमें कैसे मालूम चली? प्रश्न में शुरू में ही कहा है कि व्यक्ति नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो हमने इंक्लूड कर लिया। इसका कै रुपया देना होगा, x और y का मान रख दीजिए, अपने आप रुपया निकल के आ जाएगा कि कितना देना होगा। नियत भाड़े के अलावा 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कितना पैसा देना होगा, कितना रुपया देना होगा, निकल के आ जाएगा। x का मान 5, x का मान 5 प्लस 25, इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है, y का मान 10, तो 5 प्लस 25 दहम्मा 250, 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 आ जाएगा। 255 रुपए उस व्यक्ति को देना होगा। मतलब जब तक प्रश्न में आप नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आप टोटल भाड़ा नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला उद्देश्य था हमारा नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़े का मान निकालना, जिसको हमने x और y माना, और फिर हमने टोटल भाड़ा निकाल दिया कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर सिर्फ 25 किलोमीटर बोला है तो आपने x को क्यों शामिल किया? क्योंकि प्रश्न में शुरू में ही बोला है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ x को शामिल किया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए।